था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे। उसमें हम क्या क्या देखने वाले थे, विश्व विरासत, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और उनके सर और अधिनियम, ठीक है, जिससे प्रश्न पूछते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि का तात्पर्य क्या है और एक किस प्रकार, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है उसके 3 प्रकार हम मान सकते हैं और 3 श्रेणियां मान सकते हैं, ठीक है। मान नहीं सकते मतलब है, विश्व विरासत के अंतर 3 श्रेणियां आती हैं, ठीक है। और वह तात्पर्य है कि जो जंगलों और रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं वन्य जीव, ठीक है, जैसे मरु, उनका संरक्षण करना, ठीक है। जीव जंतु पाए जाते हैं उनका संरक्षण करना, जैसे मैंने बताया था इन्वायरमेंट में पर्यावरण रक्षण हम कैसे करते हैं, कौन कौन से अधिनियम आए उनके बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमें उसे संरक्षित करना है, ठीक है। संविधान हमें क्या बताता है कि हमें किस किस धरोहर को अच्छे से, कहीं अगर जंगल इत्यादि में इको टूरिज्म के थ्रू, तो वहां अगर घूमने जाते हैं तो वहां प्लास्टिक इत्यादि का सेवन, जानवरों को कुछ ऐसा न खिलाएं, यह हमारे क्या कहते हैं व्यक्तिगत कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 51A ऐसा कुछ मैंने बताया था, ठीक है। तो वो चीजें आप लोग देख लिए होंगे। अब ये जो वन्य जीव संरक्षण है उसमें सबसे पहले आता है, आवाज कट रही है क्या मोहित? हेलो, प्रणाम सर। आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी के बीच में। अच्छा, नेटवर्क, सारी चीजें सही है। देखते हैं, अभी सुनना अगर आवाज कटे तो बताना, ठीक है। तो भारत की जो है, ठीक है, भारत पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं संरक्षण और अधिनियम के बारे में देखेंगे और यह देखेंगे कि इसमें से प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण से पिछले मैंने देखा पेपर में तो लगभग 1-2 प्रश्न हर वर्ष रहे ही हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जैसे जूनो पार्क जो है मध्य प्रदेश में, वहां को लेकर 1-2 प्रश्न रहे, एक प्रश्न रहे हैं। पिछले वर्ष तो से ले लिया गया था जितने भी संरक्षण के अधिनियम आए, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर अभी है भारत में, उनसे रिलेटेड 2 प्रश्न पिछले वर्ष रहा है, ठीक है। तो जो पिछले वर्ष 2 प्रश्न रहा है, इस की बात करें तो उसमें भी 3 प्रश्न रहा है, लेकिन एक पर्यावरण से जुड़ा रहा है और 2 वन्य जीव से, ठीक है। जैसे गैंडे का पूछ दिया था कि जो हाथी व गैंडा होते हैं यह कौन से विशिष्ट पशु में आते हैं, ठीक है। और यह किस पार्क, मतलब जो नेशनल पार्क होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आते हैं, या वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं, या जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, ऐसे प्रश्न थे, ठीक है। तो इनको भी हम देख लेंगे, लेकिन पहले हम यह समझते हैं कि वन्य जीव संरक्षण का तात्पर्य क्या है। तो वन्य जीव जो संरक्षण के प्रावधान हैं और संपूर्ण देश में, जैसे राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गया और जैव मंडल रिजर्व हो गया, ठीक है। इन जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित किया गया, इनके अंतर्गत रखा गया। कैसे रखा गया? तो वह क्षेत्रीय और प्राकाइयों में देखते, और उनकी जो प्रजाति, तो सबसे ज्यादा अधिकतम नहीं केवल पूछता है टाइगर, ठीक है, दूसरा होगा हाथी, तीसरा हो गया, ठीक है। ये तीनों से प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ पर जा सकती है। तो जो इको टूरिज्म के बारे में मैंने बताया था, तो नेशनल आते हैं घूमने का, नेशनल पार्क हो गया,
जाते हैं, जैसे राष्ट्र का हो गया, ठीक है, तो वहां पर ये जो गार्ड्स रहते हैं ना, के लिए आपको एक नियम सुनाएंगे कि आप जब जंगल कोई कुछ बोलना चाह रहा है, तो आप जब जंगल में जाएंगे आवाज कट तो रही है आप सर। आवाज कर रही है। हाँ सर। अभी बताइएगा, आवाज जा रही है अच्छे से? सर अभी आई है बात। ठीक है। तो वन्य जीव हाथी, संरक्षण के म्यूट कर टाइगर और लीजिए। हाथी के बाद बियर, टाइगर और हाथी के बाद बियर क्या बोला था? हाँ, फिर शुरू से मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार सुन लीजिए। मैं बता रहा था कि भारत के जो वन्य जीव संरक्षण के प्रकार हैं, ठीक है, उनको 3 प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क्स जितने भी हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? जी वन्य जीव हैं देखेंगे। तीसरा क्या हो गया? वो मंडल रिजर्व, ठीक है, मतलब जैव विविधता संरक्षण योजना की जो रिजर्व क्षेत्र हैं, संरक्षण कैसे की जाती है उसको समझते हैं। तो इनका संरक्षण किया जाता है कि जैसे मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, और आप कहीं तो वहां होते हैं, तो वह एक विधिक नियम बताते हैं कि आप इस नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं, इन गतिविधियों से बचना है, ठीक है। और कहीं कहीं नेशनल पार्क की अनुमति होती है पर ठीक है। आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में जानते होंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे कई क्षेत्रों में आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक अधिनियम है कि यहाँ पर नहीं जाना है, क्योंकि वहां के कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो खूंखार रोक देते हैं, वहां रोक लगाए रहते हैं, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936, चलिए ठीक है, तो नोट्स में मैं बताऊंगा। जो आते हैं 3 चीज इंपॉर्टेंट है प्रश्न के लिए कि जो हमारे पेपर में पूछेगा, ठीक है। पहला एलिफेंट, पहला हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब रेड जितने हैं, राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, और कितने टाइगर अभी संरक्षित किए गए हैं भारत में, उनको आप देखे होंगे T1 T2 ऐसे नाम दिया गया होता है, ठीक है। अभी जो नामीबिया से जितने भी चीता आए हैं जो मध्य प्रदेश में संरक्षित किए गए हैं, 5 आए थे जिसमें से एक, उनका क्या क्या नाम है उनको थोड़ा देख लीजिएगा, या करंट का प्रश्न है इसलिए अपडेट नहीं किए। और फिर गेंडा के बारे में बनता है, तीसरा प्रश्न बनता है सबसे अधिक एलिफेंट के बारे में, ठीक है। और बाकी अभयारण्यों के बारे में बनता है कि कहाँ कहाँ यह पाए जाते हैं, ठीक है। और इस है जो होते हैं या फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, वह आपको नियम बताएंगे कि यहाँ पे कैसे घूमना है, ठीक। पे हमारे जो भारत की जो वन्य क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्क हैं या अभयारण्य हैं, वहां पे जो पक्षियां पाई जाती हैं वो कई प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे लाल पीला नीला हरा, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया के नेशनल पार्क में पाए जाते हैं वह हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आगे हम देखेंगे। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट हैं तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी बात करिए, तो जो भारत की वानिकी शोध संस्थान है, देहरादून में है, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे वन्य जीव पाए जाते हैं जो पूरे भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो देहरादून में अगर इस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध संस्थान की बात करें तो वह देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में है, ठीक है, ये चीज देख लेंगे। और इसमें यह भी देखेंगे जो मैग्रोव वन होते हैं, ठीक है। हाँ, हिरण से भी प्रश्न बनते हैं,
चौथा क्या हो गया टॉपिक, हिरण। हिरण जैसे उनके सींगों पे प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि यह 12 सिंहा या सिंह क्या कहते हैं कि इनके जो बाल होते हैं हरित बाल वाले हिरण, ठीक है, या क्या कहते हैं दरियाई घोड़ा की तरह बाल लटकने वाले हिरण, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। वह टॉपिक से आगे समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब राष्ट्रीय पार्क तो समझ गए कि सरकार द्वारा जो नियंत्रित हो उसे राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, ठीक है। अब अभ्यारण्य क्या हो गया, तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है यह निजी कार्य की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पे जो आप जाते हैं घूमने, ठीक है, वह यह निजी कार्य अनुमति होते हुए भी कुछ क्षेत्रों में आपको नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन अगर निजी कार्य की अनुमति मतलब जैसे हम लोग अगर कहीं आसपास पहाड़ी इलाका देखें तो वहां हम लोग घूमने चले जाते हैं किसी भी समय, ठीक है। उसी प्रकार की वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं कि कुछ क्षेत्रों को बांध दिया जाता है और यहाँ तक आप घूम के आ सकते हैं। यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, तो यहाँ के जीव की जो प्रजातियां होती हैं ये इनको क्या करता है, क्या किया जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य से संरक्षित किया जाता है। किससे संरक्षित किया जाता है, तो वाणिज्यिक जो गतिविधियां होती हैं उनसे संरक्षित किया जाता है। आप इन क्षेत्रों में जाकर फोटोबाजी नहीं कर सकते, वीडियो नहीं बना सकते। और इनका क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि एक निर्धारण रहता है किसके आगे नहीं जा पाएंगे। तो क्या होता है कि सीमा निर्धारण रहता है लेकिन स्पष्ट नहीं रहता है, ठीक है। कुछ लोग घुस जाते हैं इधर उधर से। मंजुलन बॉयज करके एक मूवी आई थी, मंजुमल बॉयज, ठीक है, साउथ की। वहां पे रोका जाता है कि इन केव्स में मत जाइए, लेकिन वो लोग चले जाते हैं और एक लड़का उसमें गिर भी जाता है कि क्योंकि वहां निर्धारित रहता है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पे किस चीज की कमी होती है, मतलब प्रशासनिक प्रबंधन जो होता है उसकी कमी की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहले तो राष्ट्रीय पार्क की मैं बात कर, कार्बेट नेशनल पार्क है। दूसरा जो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अभी मैं बता रहा था, तो पहला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई 1940 में बना था, यह है, ठीक है। अब था वह जैव मंडल रिजर्व था। जैव मंडल करता है, तो जैव मंडल रिजर्व इनको तो छोड़ दीजिए, इन तीनों को, अन्य जो जीव जंतु हैं, ठीक है, इनको कोर इनके से आप लोगों को मतलब प्रशासनिक अधिकारी क्या करते हैं, रोक सेध करते हैं कि अबंडेंट हम कुल ही मना है। अब प्रथम जैव मंडल जो है रिजर्व कहाँ पाई जाती है, कहाँ है, जो मैं भारत की पहले या दूसरे की बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी पहला राष्ट्रीय पार्क बताया जिम कॉर्बेट, ठीक है। दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य बताया मुदुमलाई 1940 में बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में, ठीक है, स्थापना की गई थी। अब जैव मंडल का जो पहला जैव मंडल रिजर्व है वह कहाँ है, तो नीलगिरी 1986, ठीक है, यह समझ गए। अब यहाँ जो जैव मंडल रिजर्व है यहाँ पे क्या होता है, कार्य होता है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक जो होते हैं यह वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन के रूप में कार्य करता है। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वह इन पर क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। लेकिन आप जैव मंडल क्षेत्र में जहां कार्य कर रहे हैं वहां पे जा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वह निषेध होता है पर्यटन को लेकर, क्योंकि वहां पे रिसर्च सेंटर है और रिसर्च चलता है। उन रिजर्व जितने भी बीमार होते हैं या कुछ चलता रहता है जीव जंतुओं में, जैव मंडलों में, तो उन पर वह वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उस पर कार्य करते रहते हैं, ठीक है। संपूर्ण स्थानिक क्षेत्रों पे कार्य करते रहते हैं, लगाए रहते हैं कि क्या दिक्कत है, जैव मंडल को कैसे संरक्षित किया जाए। इन्हीं के तहत हमारे यहाँ क्या आती है, संरक्षण और अधिनियम और क्या कहते हैं नीतियां लागू की जाती हैं, ठीक है। यह तीन चीज मैंने बताया। अब आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं, शेयर करते हैं आपको पीडीएफ। तो मैंने जो वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के थोड़ा सा एक बताया कि क्या क्या चीजें हैं, वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हाँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि भारत के वन्य जीव हैं कैसे। तो भारत में जो वन्य जीव हैं वह बहुत ही अधिक है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि यहाँ जलवायु और भौगोलिक जो परिस्थिति के अनुसार क्या क्या मौजूद है हमारे भारत में, जैसे भौगोलिक क्षेत्र भी होता है ना कि किस क्षेत्र में कौन सी चीजें पाई जाएंगी, कौन से जीव जंतु या वन्य जीव पाए जाएंगे, उनको लेकर भी बहुत ही बड़ा मतलब सामंजस्यता है भारत में। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कहीं कुछ क्षेत्र में व्हाइट टाइगर पाए जाएंगे, कहीं कुछ क्षेत्र में वही व्हाइट टाइगर को रखा जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो उनकी भौगोलिक स्थिति भी बहुत बहुत जरूरी है कि वह किस दिशा में और किस जगह पे रह सकते हैं, कैसी मिट्टी में रह सकते हैं, कैसा जल उनको चाहिए कि वहां वह रह सकते हैं। जो नामीबिया से चीता है वह मध्य प्रदेश में ही क्यों रखा गया? वहां की मिट्टी वैसी है, ठीक है, इसलिए वहां रखा गया। वहां की जल वैसी है, जलवायु वैसी है, इसलिए वहां रखा गया। तो किस लिए रखा गया? तो वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उसी जूमो नेशनल पार्क में ही रखा गया, ठीक है। उसी प्रकार से कि विश्व की जितने भी जीव जंतु हैं वह लगभग 7-8%, ठीक है, उसमें से जितने भी जीव जंतु उसमें से 7-8% भारत में है, ठीक है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व में बहुत बड़े 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 क्या कहते हैं कि नेशनल पार्क्स और जंगल हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 7-8% भारत में है, ठीक है। और यह 7-8% का होने का मतलब बहुत अधिक होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस चीज की बात करते हैं? तो बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, ये लाइन। तो इन सब चीजों को याद करना है कि यह कहाँ कहाँ से हमारे वन्य जीव जो हैं मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गेंडा, तेंदुआ, हिरण, मोर, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हमें याद कर लेना ही है। हाँ हाँ, एक सरीसृप व पक्षी पाए जाते हैं। सरीसृप जो होता है, कई प्रकार के सरीसृप होते हैं, वो पक्षी होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि कई कलर के यहाँ पक्षियां भी पाई जाती हैं, उनको भी थोड़ा देख लेना है। तो बाघ की अगर हम बात करें तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु और मुख्य रूप से जंगलों और राष्ट्रीय पार्कों में पाया जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन कितने पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ इनके संरक्षित किया गया है वह आगे हम देखेंगे। दूसरा हो गया एशियाई हाथी, हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र याद है आप लोगों को, जब मैं क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बता रहा था कि दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन सा है, ये, ठीक है। यह क्या है? दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र। यहाँ पर पाए जाते हैं हाथी, एशियाई हाथी पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया तो दक्षिण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी देखेंगे, असम इत्यादि क्षेत्रों में, ठीक है। यहाँ पश्चिम जो भी इधर सदा बने होंगे मैग्रोव वन जो यहाँ पे है, ठीक है, वहां पे भी, जैसे अंडमान निकोबार में भी कुछ हाथियां पाई जाती हैं, वो अलग प्रकार की हाथियां होती हैं, ठीक है, उनको भी हम देखेंगे। तो दक्षिण अंडमान निकोबार भी दक्षिणी पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही आता है, ठीक है। दूसरा हो गया भारतीय गैंडा। हमारे यहाँ एक स्वयं की गैंडा है। आप कहीं देखे होंगे कि गैंडा का दो चीजों का कोई भी नेशनल पार्क अगर बड़ा रूप से बनेगा ना, तो दो चीजों का सबसे पहले वहां पे क्या कहते हैं मूर्ति बनती है। एक हाथी, ठीक है, दूसरा गैंडा, ठीक है। जैसे लखनऊ में जो नेशनल पार्क है, ठीक है, मायावती या समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, ठीक है, वह जो पार्क है उसमें हाथी और गैंडा का ही मिश्रण है मूर्ति। प्रकार से हम इन दोनों को ही क्यों दर्शा, यह हमारे भारत जो स्वयं की भारतीय हाथी पाई जाती हैं, एशियाई हाथी भी, लेकिन स्वयं जो भारत की हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोकल यहाँ के हैं, इस क्षेत्र के हैं, उसी प्रकार से भारत की हाथियां पाई जाती हैं और भारतीय गैंडा भी पाए जाते हैं। और जो भारत गैंडा है वो इस प्रकार से हैं, अन्य किसी राष्ट्र में रह ही नहीं सकते, अन्य किसी राष्ट्र के जंगलों में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं ना, मानसून है, ठीक है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उनके अनुसार यह भारतीय गैंडा है, ठीक है। और यह असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। असम के जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में हमारे भारतीय मौजूद है, ठीक है। और ये वहीं रहते हैं, स्वयं वहीं रहते हैं, ठीक है, वहां की गैंडा। और यहाँ के गैंडा को संरक्षित केवल उसी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही किया जाता है, अन्य किसी क्षेत्र में नहीं, ठीक है।
ये देखें। अब मोर, मोर की बात करें तो भारत हैं। अब यह खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन व्हाइट मोर, ठीक है, और एक नीले आंखों वाला मोर, कई प्रकार के मोर पाए जाते हैं भारत में। लेकिन जो 3 मोर हैं, ठीक है, ठीक है, भारतीय मानसूनी की वजह से उनके जो पंख, मतलब उनके जो शरीर होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि मैं धूप में निकलने से काला हो गया, हो जाते हैं कुछ लोग, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो मोर है ना, जो बहुत खूबसूरत है, अगर वो देखें दार्जिलिंग इत्यादि जो उधर जहाँ बारिश होती रहती है, वहां के मोर बहुत अजीब, बहुत प्यारे होते हैं, ठीक है, उन किसी किसी की आंखें एकदम नीली और हरी होती हैं, ठीक है, तो इनको भी संरक्षित किया गया है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है। क्या है ये 4? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं को हम आगे देखेंगे। पहले हम देखेंगे वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण में हमने बताया कि राष्ट्रीय पार्क को रखा गया है सबसे पहले, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क में की विशेषताएं क्या है? तो मैंने बताया कि यहाँ के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मैंने पहला बताया, ठीक है, यह पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, भारत का, ठीक है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बाघ की संरक्षण की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए इनको बाघ बाघ जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इत्यादि जो हैं क्षेत्र हैं, वहां पे मनुष्यों का जाना बहुत वर्जित रहता है, ठीक है, बहुत कम इनको रखा जाता है। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट ऑफिसर जितने होते हैं और जो जीव जंतु के डॉक्टर होते हैं, उनके अलावा यहाँ इस क्षेत्र में कोई नहीं जाता, ठीक है। अन्य लोग भी जाते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में किसको, तो बाघों को लिए यह संरक्षित किया गया है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इस भारतीय गैंडा बताया ना, तो एक सिंग वाले गैंडा कई जगह पाए जाते हैं, लेकिन हमारे तो जो भारतीय गैंडा है बहुत अधिकतम मात्रा में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। लेकिन वहां पर एक सींग वाले गेंडा भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये एक सींग वाले गेंडा का एक एक क्षेत्रफल है कि उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है, उसी क्षेत्र में पाए जाएंगे। यह जल के पास जाते हैं, जल पीते हैं और फिर अपने ही क्षेत्र में जाकर वह निवास करते हैं, मतलब सोते हैं, ठीक है। उनका एक क्षेत्र है एक सिंग वाले गेंडा का। तो अगर पूछे कि एक ये प्रश्न पूछा हुआ है जिम कार, ये दोनों जो मैं बताया हूँ ऊपर ना, बाघ के लिए संरक्षित भारत पहला 2021 में पूछा था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह कब बना था? तो यह लगभग 1936 में बना था, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा हुआ है, इसको तैयार रखिएगा। दूसरा, एक सिंग वाले गेंडा का मुख्य मतलब एक सिंग वाले गेंडा कहाँ पाए जाते हैं, यह पूछा था, तो असम में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा यह कर सकता है कि उद्यान किस उद्यान में पाए जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एक सिंग वाले गेंडा, ठीक है। ये हो गया, इसीलिए मैं मुख्य रूप से 3 लिखा हूं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये जो पश्चिम बंगाल है, आप देखे होंगे कि इसको कहा जाता है बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर इनको कहा जाता है बंगालियों को, या उधर बांग्लादेश के बंगाल टाइगर्स ऐसे कुछ बोले जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में बांग्लादेश है, ठीक है, वहां भी बंगाल टाइगर बंगाल रिजर्व टाइगर रिजर्व क्षेत्र बहुत है, ठीक है। लेकिन अभी हमें भारत को देखना है। तो भारत का जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके लिए जाना जाता है? बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बंगाली टाइगर, मतलब वो जो टाइगर है वो अलग है, ठीक है, वहां के जो टाइगर हैं वो अलग हैं, इसीलिए इनको संरक्षित किया गया है, संरक्षण में रखा गया है। तो अगर पूछे कि जो बंगाल टाइगर के लिए जाने वाला जगह या स्थान पूछ ले, या क्षेत्र पूछ ले, या उद्यान पूछ ले, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का इसके कुछ क्षेत्र भी होते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान का कुछ क्षेत्र भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 1935, ठीक है, यह वहां पे एक नदी बहती है, रामगंगा एक नदी बहती है शायद उत्तराखंड में, ठीक है। पहले यह इसका नाम, पहले जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख रहे हैं, इसका सबसे पुराना नाम क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क था, ठीक है। फिर
फिर इसके बाद क्या हुआ कि जेम्स कार्बेट करके एक, मतलब जो हमारे यहाँ जो हमारे ऊपर राज्य के ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने यहाँ जाकर इसको संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम ले आया, ठीक है। तो और इसका नामकरण किया, ठीक है, इसका नामकरण किया। तो कैसा नामकरण किया, इनका नाम क्या था, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। आप जितने भी रेखाएं देखेंगे, भारत की सीमा रेखाएं जो देखेंगे, रेड क्लिफ, ठीक है, तो वह उनके नाम से ही रखा गया है, जो वहां पे जाकर उसको रेखा को खींचे हैं, या जो यहाँ पर आकर अब राष्ट्रीय पार्क को आकर संरक्षित किए हैं, उनके नाम पर ही रखा गया है। तो पहले इसका नाम था राम गंगा नेशनल पार्क। फिर क्या कहते हैं कि जेम्स एडवर्ड आए, जेम्स एडवर्ड कार्बेट आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1957 में, लगभग 1957 में इसका नया नामकरण किया। नया नामकरण किया तो इसका क्या रखा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये चीजें। और प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार पहले 1973 में जब इनका क्या कहते हैं कि इनको रिजर्व किया गया, कि बाघों को रिजर्व किया, सही शुरू कर रहा हूँ। बाघों को रिजर्व किया गया, तो उस समय क्या करते थे, या जो भी ये ब्रिटिश, जैसे लॉर्ड वायसराय जो, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, अपने गाड़ी से जाते थे और बाघों का क्या करते थे, मार देते थे, गोली मार देते थे, मतलब शिकार करते थे। इसके लिए आया था 1935-36 कि इनको संरक्षण किया जाए। 1973 में बाघ की इतनी कमी हो गई कि बाघ दिखना ही बंद हो गए शिकार की वजह से। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जब आया, तो उस समय जब देखा गया, मतलब गिना गया, तो कितने बाघ थे, 9 बाघ थे। तो 9 बाघ से क्या हुआ, इस पूरे बाघ के संरक्षण के लिए रिजर्व मतलब साथ इनको शुरुआत की गई, ठीक है, 9 बाघ से। फिर याद है कि आपको 2014 में शायद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए, उन्होंने बाघ रिजर्व पे सबसे ज्यादा जोर दिया, वन्य जीव संरक्षण पे सबसे अधिकतम जोर दिया कि नहीं, अब इनका हो जाएगा, मतलब इनको संरक्षित किया जाए। जब इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया 2014 में, बस इनको फिर से एक लोकेशन से ट्रैक किया जाता है, बाघों को क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, किस लोकेशन से निकल रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बाघ के भी अपने क्षेत्र होते हैं, अगर यहाँ 20 बाघ रह रहे हैं ना, तो 5 इधर निकलेंगे, 5 इधर निकलेंगे, 5 इधर निकलेंगे, 5 इधर निकलेंगे, ठीक है। किस लिए निकलते हैं, ये अपने शिकार और पेट के लिए, भोजन के लिए निकलते हैं। तो 2014 में जब देखा गया तो इनकी संख्या कितनी होगी, 48, नहीं 2014 से संरक्षित रिजर्व किया गया, और 2015 में जब पूर्ण गिन कर एक रिपोर्ट आया, तो आए 48 हुए राजा जी, ठीक है, 48 बाघ आए, ठीक। तो यह आपका था क्या, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क के बारे में, तीनों राष्ट्रीय पार्क जो मुख्य रूप से हैं। और यह कितने पार्क कई हैं, लेकिन 18 राज्य में ही बाघ पाए जाते हैं, भारत के 18 राज्यों में ही बाघ पाए जाते हैं। अब अगला जो दूसरा टॉपिक है क्या है, अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य के बारे में मैंने बताया था अभी इसके पहले कि अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे पहला कहाँ है, तो मुदुमलाई 1940 में स्थापना हुई थी, मुदुमलाई में है, ठीक है। तो यहाँ यह जो भी अगर अभ्यारण्य से प्रश्न पूछता है कि अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें अगर ऑप्शन रहे रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, तो सबसे पहले रणथंभौर लगा दें, क्योंकि यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है, अगर बाघों से पूछता है। और हाथी और अन्य मिश्रित जो होते हैं, जो मिश्रित श्रेणियां होती हैं, उनसे अगर पूछे तो पेरियार लगाना है। पेरियार केरल में है, ठीक है। यहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रश्न पूछता है कि पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं या वन्य जीव पाए जाते हैं, तो कई मिश्रित है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, मिश्रित है, इसलिए पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में है, इसको याद रखिएगा। और रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में, तो बाघों के लिए। अब सोचिए राजस्थान जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे बलुई क्षेत्र है, लेकिन उसके पास जो जंगल है, छोटे जंगल है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, देखे होंगे आप लोग,
गूगल करिएगा तो देखिएगा वहाँ और बहुत अच्छे बाघ पाए जाते हैं। उनकी जो शारीरिक जो क्षमता होती है वह अन्य बाघों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ मैं लिखा हूँ। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है हम लोग का जैव मंडल रिजर्व। अब भाई जैव मंडल रिजर्व क्या है? तो जैव मंडल रिजर्व मैंने बताया जहां पे सरकारी नियंत्रण होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में जो बाह्य क्षेत्र आते हैं, जो बाह्य क्षेत्र मतलब यह अगर जैव मंडल है, ठीक है, जहाँ पे सरकारी नियंत्रण है और यहाँ के कुछ गांव वाले हैं जिनके कार्य बिना यहाँ जाए से, लकड़ी से या कुछ अन्य पेड़ पौधों से नहीं हो सकता, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, इनको पहले यहीं रखती है, कहती है कि मैं यहाँ की चीजें लाकर आपको दूंगा। इसलिए यहाँ पर बाह्य क्षेत्रों का आना जाना या बाह्य क्षेत्रों का निजी कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि यही आसपास के, ठीक है। आप सुने होंगे कि हमारा पास में एक गांव है, या मतलब गांव है जो, उसके पास में एक बहुत बड़ा जंगल है, हम लोग अपने जो कुछ कार्य निजी कार्य हैं उसके लिए हम इस अभ्यारण्य मतलब इस जैव मंडल क्षेत्र में जाते हैं और निजी कार्य करके चले आते हैं, ठीक है। तो अब निजी कार्य की अनुमति नहीं होती है, लेकिन यह संपूर्ण स्थानिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व के बारे में सुने होंगे, यह हिमालयी क्षेत्र में है, उत्तराखंड में। नंदा देवी दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उसके आसपास देखते होंगे बहुत जंगल है, बहुत जंगल है, तो वह पूरी सरकारी क्षेत्र में आती है, ठीक है। और अगर नंदा देवी पूछे, जीडी में पूछा था कि हिमालयी क्षेत्र में स्थित, ठीक, क्षेत्र में स्थित जैव मंडल रिजर्व कहाँ पर है, नहीं थे, ये उत्तराखंड था, उत्तराखंड लगाएं, और उत्तराखंड था क्या, जैव मंडल रिजर्व उत्तराखंड, ठीक है। ये देख लिया। अब दूसरा क्या है, तो सुंदरबन जैव मंडल पश्चिम बंगाल, पश्चिम आपको पर्यावरण या जलवायु पाए जाते हैं, और टाइगर रिजर्व है, ठीक है, बंगाल टाइगर इत्यादि, उनको संरक्षण के बारे में आप समझे थे ना पिछले सेशन में, उसको देख लीजिए को मैग्रो, वह जल के आसपास कैसे रहते हैं लीजिए। तो यह मैंने बता, हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, ऊपर टॉपिक से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछते हैं मैक्रो वन और के लिए रिजर्व है, ठीक है, अगर यह दोनों प्रश्न मतलब हो, ठीक है, प्रश्नों को समझना है कि अगर एक साथ है तो यह जैव मंडल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन केवल अगर टाइगर, पहले जिम कार्बेट की तरफ जाएंगे, फिर दूसरा देखेंगे किस पे, क्या कहते हैं, पहला राष्ट्रीय पार्क में जाएंगे, राष्ट्रीय पार्क में यही देखेंगे सबसे सटीक कौन सा है, जैसे जिम कार्बेट, तो ये बाघ के लिए है, लेकिन अगर टाइगर की बात करें हिंदी में तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मैग्रो वन और टाइगर संरक्षण की अगर पूछे तो सुंदरबन जैव मंडल संरक्षण। मैं इसलिए बार बार इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है सुंदरबन शब्द ना हो उत्तर में, केवल जैव मंडल रिजर्व तो लगाना है, और सुंदरबन रहेगा, कहीं भी सुंदरबन रहेगा तो करके लगा दीजिएगा, टाइगर रिजर्व सुंदरबन, मैग्रो वन सुंदरबन, ठीक है, ऐसे लगा देना है आंख बंद करके, वो सही होगा, 100% सही होगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, नीलगिरी जैव मंडल, यह कहाँ है, तमिलनाडु में है, यह पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट, केरल, नीलगिरी ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे 3 राज्य लिखे हैं ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। आगे चलते हैं, यह केवल एक थोड़ा सा समझाने का वो था कि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें, से प्रश्न पूछता है। आगे क्या है, अब आगे है कि विश्व विरासत स्थल, ठीक है। तो भाई विश्व विरासत स्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व विरासत स्थल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है, विश्व विरासत स्थल को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और अगर विश्व विरासत स्थल की बात करें तो विश्व विरासत स्थल में
जो 3 श्रेणियां हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राकृतिक विरासत स्थल। और ये देखिए ये मिश्रित है ना, मैं मिश्रित के बारे में अभी आपको बता रहा था कि मिश्रित किसे कहते हैं, कौन कौन से चीज अभ्यारण्य या क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्क इत्यादि कुछ बता रहा था मैं, जैसे पेरियार वन्य जीव संरक्षण, यह मिश्रित में आते हैं। ठीक है, तो विश्व विरासत स्थल में लगभग 40 या 45 विश्व धरोहर शामिल है भारत के, लेकिन विश्व विरासत स्थल को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 42 से या 40 प्लस हैं, लेकिन उसमें मुख्य केवल 7 हैं। ठीक है, मुख्य 7 किसके हैं, तो 7 प्राकृतिक विरासत स्थल हैं, सांस्कृतिक विरासत स्थल अलग है। ठीक है, और मिश्रित विरासत स्थल अलग है। इन सभी को मिलाकर 40 प्लस आते हैं। कितने होते हैं, 40 प्लस। 40 यहाँ 42 लिखा है क्योंकि अभी लगभग पिछला जो डेटा के अनुसार 42 ही है, पिछले डेटा के अनुसार 42 है। अभी लेटेस्ट डेटा जो आया है मार्च में, अभी 2025 में, उसके अनुसार नहीं देखा हूं, तो वह करेंट का प्रश्न है। ठीक है, अभी जो संरक्षित किया गया होगा मार्च वाला, वह करेंट का है। और करेंट आज मैं बता देता हूं आप लोगों को करेंट के लिए कौन कौन सी पुस्तक लेनी है, चलिए वो लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इनको देखना है। ठीक है, यह मार्च नहीं, ये लेटेस्ट वाला है क्या, मार्च 2025 तक भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं इन 3 श्रेणियों। हाँ हाँ, अभी लेटेस्ट जो है 2 मार्च वाला जो आया है 2025 वाला, उसके अंतर्गत 42 ही है। ये पूर्ण है, करंट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह पूर्ण है। ठीक है, तो मार्च का जो डेटा आया है 2025 में, उसके अनुसार 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो जो 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, उसमें से जो प्राकृतिक विरासत स्थल है वह 7 है। वो कितने हैं, 7 है। वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आगे हम देखेंगे, उसको हम लिखे होंगे कहीं 7, हाँ ये लिखे हैं। ठीक है, तो यह हो गया। तो अगर विश्व विरासत स्थल को पूछे कि विश्व विरासत स्थल को किन श्रेणियों, कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्राकृतिक विरासत स्थल, जिसमें यह प्राकृतिक सौंदर्यता और जितने वन्य जीव हैं उनके विविधता के लिए मान्यता प्राप्त करता है, मतलब मान्यता देता है। ठीक है, कौन देता है, यूनेस्को। ठीक है, दूसरा जो है सांस्कृतिक विरासत स्थल, आप देखे होंगे खजुराहों के जो मंदिर इत्यादि हैं, वो ऐतिहासिक से भी जुड़े हैं और सांस्कृतिक से भी जुड़े हैं। आपको क्या कहते हैं, मुंबई का जो क्या कहते हैं कि आइलैंड, उधर जो एक जगह क्षेत्र है जहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू, मतलब शिव मंदिर भी मिलता है, बौद्ध का भी मिलता है और जैनों का भी मिलता है, वह सांस्कृतिक विरासत स्थल है। ऐसे स्थलों को क्या किया जाता है, सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल किया जाता है। अगर सांस्कृतिक विरासत स्थल का सबसे बड़ा प्रश्न हम आपको बताएं तो जो आता रहा है, तो वह खजुराहों से आता रहा है। ठीक है, खजुराहों को विश्व विरासत स्थल में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक की दृष्टि में शामिल किया गया है। जैसे वहां पे शिव जी का मंदिर जो है, ठीक है, और ऐतिहासिक की दृष्टि में वहां कौन कौन से मंदिर कितने प्राचीन हैं, जैसे क्या कहते हैं, वहां पे कई वास्तुयान के जो कामसूत्र हैं उनके जो चित्र प्रदर्शित होते हैं वह उनसे ही प्रेरित है। ठीक है, वह मंदिर उनका भी वहां पे मूर्तियों में, मतलब मूर्तियां बनी हुई हैं। तो इसलिए वह सांस्कृतिक विरासत स्थल में भी आता है और ऐतिहासिक, क्योंकि वहां मंदिर भी है। ठीक है, ये मंदिर का मतलब, टेम्पल का मतलब ये नहीं केवल हिंदू मंदिर, ठीक है, कोई भी मंदिर हो सकता है। ठीक, लेकिन सबसे सत्य और सबसे प्राचीन तो हिंदू मंदिर है, तो हर जगह तो वही प्राप्त होते हैं। तो इन क्षेत्रों को किस में रखा गया है, सांस्कृतिक विरासत स्थल में रखा गया है। संभल आप लोग जान रहे होंगे, संभल जिला, अभी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम वार चल रहा है, संभल ही एक जिला है जहाँ पे कल की अवतार होने वाला है। ठीक है, आने वाले जो 10वां अवतार में है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ यहाँ समझाने के लिए, सांस्कृतिक विरासत स्थल को लेकर। संभल जिले में अभी लगभग कुछ महीनों या लगभग पिछले साल प्रधानमंत्री ने वहां पे कल्की धाम मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब उद्घाटन किया। ठीक है, वह बन रहा है कल्की धाम मंदिर। संभल जिला में सबसे अधिक सांस्कृतिक विरासत स्थल है। किस मामले में, क्योंकि वहां प्राचीनता का स्रोत मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि वहां पे अगर आप 1 फीट अंदर भी खोदेंगे ना, तो सांस्कृतिक विरासत स्थल मिलेगा। लेकिन वहां पे हर जगह मस्जिद बने हुए हैं। ठीक है, वहां जितने भी प्राचीन आतताई आए मध्य एशिया से, वो सबसे ज्यादा, मतलब संभल एक क्षेत्र, पहले तो क्षेत्रों को अलग अलग रखा गया था, अब तो शहर शहर को बांट दिया गया है ना।
तो उनको सांस्कृतिक विरासत स्थल संबल के बारे में एक बार करंट का जो देख लीजिएगा, करंट मतलब पिछले साल, पिछले 1 फरवरी से लेकर अभी के 1 फरवरी तक, ठीक है, या मार्च तक, उसमें यह मिलेगा आपको कि जो कल्की धाम का निर्माण हुआ, ठीक है, करंट से एक लगभग 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो सांस्कृतिक विरासत स्थल जो होता है ना, वह प्राचीनता से जुड़ा होता है, ऐतिहासिकता से जुड़ा होता है, जो यह प्रमाण दे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जैसे कुछ जैसे ताजमहल, ये यूनेस्को द्वारा है ना, यूनेस्को इसे किया गया है, सांस्कृतिक या कौन सा क्षेत्र में किया गया है ताजमहल को, आगे लिखे होंगे, देख लूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों को क्यों रखा जाता है, संरक्षित क्यों किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों रहेगा, वो यूनिक रहेगा सबसे, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विरासत स्थल कहते हैं। तीसरा जो है मिश्रित विरासत स्थल। देखिए मिश्रित विरासत स्थल कैसा होता है, इसमें कई प्रकार की चीजें होते हैं, इसमें प्राकृतिक भी होंगी, सांस्कृतिक भी होंगी और ऐतिहासिक भी होंगी। और ऐतिहासिक, इन तीनों का महत्व एक साथ जुड़ा होगा। कहीं कहीं देखे होंगे आप शिव मंदिर में, बहुत प्राचीन सूर्य मंदिर होगा, कोई देखने गया था, छावा मूवी देखे होंगे, उसमें विक्की कौशल एक तो शिवलिंग के पास बैठकर, ठीक है, जल चढ़ाता है, ठीक है, जल चढ़ाता, वो मंदिर कहाँ है, ठीक है। तो वहां पे वो मंदिर साउथ में है, ठीक है, किस क्षेत्र में है अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। वहां एक ऑटोमेटिक जल गिरता रहता है हमेशा, बारिश की तरह, बूंदों की तरह चारों तरफ, और बीच में शिव मंदिर है। अरे वो तो छोड़िए, सौर्य मंदिर है ना, सूर्य टेम्पल, ठीक है, उड़ीसा वाला, वहां पे आप जाएंगे तो वहां वो जो क्षेत्र है वह मिश्रित विरासत स्थल में आता है। क्यों? क्योंकि वहां प्राकृतिक भी चीजें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, और इतिहास से तो जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। तो उसे मिश्रित विरासत स्थल कहते हैं, जो यूनेस्को द्वारा मतलब प्राप्त होता है, कि यूनेस्को ने इसको मान्यता प्राप्त करता है, वह तीसरे विरासत स्थल को मिश्रित में रखता है, कई क्षेत्रों को। तो उन सभी क्षेत्रों को हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब एक विश्व विरासत दिवस, इसको जरूर याद, 18 अप्रैल 1982, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो 18 अप्रैल 1982 को हुई, ठीक है। इकोमोस ने यह प्रस्ताव रखा था कि यह नवंबर 1983 में यूनेस्को ने इसको मंजूरी दी थी, ठीक है। मतलब यह, इसकी शुरुआत कब हुई, 18 अप्रैल 1982 को, ठीक है। लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो भाई यह कैसे, तो देखिए इसकी एक छोटी सी टॉपिक आप सुन लीजिए, मानवता के लिए जो किसके लिए, मनुष्यों के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित की जानी चाहिए। किसके लिए, किसके लिए संरक्षित की जानी चाहिए, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक है। तो उन्हीं को हम विश्व विरासत स्थल रूप में रखते हैं या मान्यता प्राप्त करवाते हैं। भारत क्या करता है कि अपने जितने भी प्राचीन और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, उनको यूनेस्को को एक रिपोर्ट भेजता है, उस पर रिसर्च होता है, एएसआई का भी सर्वे होता है, प्लस वहां पे रिसर्च होता है, बहुत से ऐसे सरकारी रिसर्चर वहां पे जाकर रिसर्च करते हैं, और फिर उसको यूनेस्को को भेजते हैं वह रिपोर्ट। तब फिर यूनेस्को की एक रिसर्च टीम आती है, फिर उसको रिसर्च करती है, तब उसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसका विश्व विरासत दिवस का एक छोटा सा एक टॉपिक बताया कि भाई जो मनुष्य जाति है, ठीक है, इसी मानवता को बचाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए संरक्षित की जानी चाहिए यह स्थल, ठीक है। इसी को विश्व विरासत स्थल कहते हैं। और ऐसे स्थलों को यूनेस्को क्या करता है, मंजूरी देता है, ठीक है। और इसे मैंने आपको बताया कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो 1972 में लागू हुआ। हमारे पास एक एक्ट भी है, जो अधिनियम है 1972 में लागू हुआ, वह आगे हम बताएंगे, ठीक है। अब इतना चीजें समझ गए। तो इकोमोस क्या है, तो इकोमोस जो है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट, क्या है ये, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा इकोमोस का फुल फॉर्म, ठीक है।
तो इकोमोस क्या करता है, तो इस प्रस्ताव को रखा, क्यों रखा, 18 ही अप्रैल को ही क्यों रखा, तो 18 अप्रैल में मतलब अप्रैल की जो क्या कहते हैं समय है, जलवायु है, परिस्थितियां हैं, सारी चीजें देखते हुए उस दिन रखा जाता है। क्यों, जैसे जब धरोहरों को संरक्षित किया जाता है तो जलवायु परिवर्तन होंगे, प्रदूषण होंगे, एक दृष्टि क्या होगी, उसको संजोएंगे कैसे, तो अप्रैल समय, अप्रैल का जो मानसून है, समय है, उनके अनुसार ही 18 अप्रैल को रखा गया। ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इसी दिन क्यों रखा गया, ये चीज किसी अन्य डेट पे भी रख सकते थे, नहीं, वह बहुत ही परिस्थितियों को देखते हुए, भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और उनके जो जीव जंतु या विरासत स्थल है या जो भी चीज है, प्राकृतिक स्थल है या सांस्कृतिक स्थल है, उनके हिसाब से वह डेट रखा जाता है। ठीक है, तो 18 अप्रैल 1982 को इकोमोस ने यह प्रस्ताव रखा और नवंबर 1983 में इस यूनेस्को ने इसकी मंजूरी दी थी कि हाँ 18 अप्रैल को हम विश्व विरासत दिवस मनाएंगे। ठीक है, इस पर भी रिसर्च होता है, इतना जान लीजिएगा। और 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ये समझ लिया। अब धरोहरों को तो देख ही लिया, ये तो मैंने बताया अभी, इतिहास को संयोजने का याद दिलाता है। ठीक है, जो धरोहरें हैं, जैसे क्लाइमेट कंडीशन या इन्वायरमेंट में चीजें जब बदलती हैं तो कैसे विश्व विरासत को संभाला जा सकता है। अप्रैल से जब बारिश शुरू होगी हल्की हल्की, तो जो विश्व विरासत स्थल है, अगर बूंदें गिरेंगी, हवाएं, ठंडी हवाएं बहेंगी, हो सकता है वो पिघल जाए, हो सकता है वो रंग अपने आप को। तो इसी को क्या कहते हैं, जागरूकता बढ़ावा देने के लिए यह एक दिन डेट रखा गया कि इसी दिन हम लोग इसको मनाएंगे और उनको संरक्षित करेंगे, उनको साफ सफाई करेंगे, उनको बचाएंगे। ठीक है, भारत में जागरूकता कार्यक्रम सबसे पहले कहाँ चालू हुआ, तो ताजमहल से चालू हुआ, फिर काजीरंगा, अन्य क्षेत्रों में भी कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, अगर पहला पूछे तो ताजमहल। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमने बताया कि 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, किसकी 3 श्रेणियां हैं, तो मैंने बताया विश्व विरासत के स्थल की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला मैंने बताया था प्राकृतिक विरासत स्थल। ठीक है, तो प्राकृतिक विरासत स्थल से पहले मैंने यहाँ पर बताया था क्या, जिम कॉर्बेट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऐसे जो स्थान है, प्राकृतिक सुंदरता, जो भूवैज्ञानिक संरचना, मतलब भूगर्भ विज्ञान की भी संरचना कर रही हो, ठीक है, उनको यह संरक्षित करता है। प्राकृतिक स्थल क्या करता है कि उनको यह आगे बढ़ाता है। ठीक है, और इसकी मंजूरी देता है। इसमें ये उदाहरण पहले ही मैंने समझा दिया है। देखा, मिश्रित मैंने बताया था, खजुराहो का मंदिर, ठीक है, सौर्य मंदिर इत्यादि का उदाहरण दिया था, देखिए यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, तो खजुराहो के जो मंदिर समूह है वो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक से भी मेल खाते हैं। इतिहास से भी तो जुड़ा है, कितने यहाँ पे कौन राजा किसने बनवाया, ठीक है, वो उससे तो भी जुड़ा है। तो इन्हीं सारी क्षेत्रों को लेकर यह कदम, और जो मैंने बताया था क्या कहते हैं सांस्कृतिक स्थल मुंबई वाला, उसे क्या कहते हैं, अजंता की गुफाएं। तो मैंने बताया था कि इनके गेटवे ऑफ इंडिया से वहां से होकर जाते हैं एकदम अंदर, वहां पे शिव मंदिर भी पाए जाते हैं, जैन मंदिर भी के स्रोत मिलते हैं, बौद्ध के भी स्रोत मिलते हैं उस गुफा में। तो वह क्या है, सांस्कृतिक स्थल है, वह क्या है, सांस्कृतिक स्थल है। और गुफाओं पास एक और गुफा है जो मिश्रित स्थल में आती है। वहां पे 2 ऐसी क्षेत्र, जो एक मिश्रित में आता है और एक सांस्कृतिक में आता है। सांस्कृतिक वाला जो क्षेत्र है वहां पे केवल 3 धर्मों के बारे में बताया गया है, मतलब 3 संप्रदायों के बारे में बताया, एक शैव संप्रदाय, एक बौद्ध संप्रदाय और एक जैन संप्रदाय, इसीलिए उसे सांस्कृतिक स्थल में रखा गया है। ठीक है, और खजुराहो जो है उसमें ऐतिहासिकता भी जुड़ी हुई है। ठीक है, और चित्रात्मक भी है, वात्स्यायन के जो कामसूत्र इत्यादि के जो चित्र वर्णित है कि पोज इत्यादि, उनका भी वर्णन है खजुराहो में। और वहां पे क्या कहते हैं, कौन से ऐसे राजा भगवान इत्यादि के भी लगभग मंदिर मिलते हैं। ठीक है, अभी स्मरण में नहीं आ रहा। ठीक है, वो मंदिर भी प्राप्त होते हैं खजुराहो में, इसीलिए हम इस विषय में आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इंपॉर्टेंट है भारत की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन कौन सी है, जो 7 है। ठीक है, प्राकृतिक 7 है, जो मुख्य रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ही मैंने लिखा है, जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको याद कर लेंगे। मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के टॉपिक से अगर कुछ भी प्रश्न पूछता है तो आप कर लेंगे, क्योंकि अगर इनको याद कर लिए तो
इनके इतर कहीं पूछता ही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक स्थल 7 हैं और उनके सात को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। बस ताजमहल इत्यादि जो भी हैं इनको तो आप मतलब याद ही रहेगा कि हाँ ये कैसे कहाँ पे है, ठीक है। लेकिन मुख्य जो है प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, उनको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो इन्हें विस्तार से मैंने एक सूचीबद्ध किया है, इसको याद कर लीजिएगा। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, असम। यह देख लेते हैं, यह क्या है तो भाई 1985 में इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? एक सींग वाले घोड़ा, एक सींग वाले गैंडा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि यह किस नदी या किस डेल्टा से होकर गुजर रही है, यह अगर पूछ दे, इसीलिए इसको भी ऐड कर दिया है मैंने। उच्चतम एक बाघों का उच्चतम घनत्व है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है ना असम, दार्जिलिंग होते हुए वो बंगाल की खाड़ी उधर सारी पश्चिम बंगाल क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी उधर ही है ना। तो उन सब क्षेत्रों को भी जब नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक है। इसलिए टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ऊपर से कनेक्ट हो रही कि नहीं। जो ऊपर हमने पढ़ा है, जो मैं बताया हूँ, आप लोग उसको कनेक्ट करिए कि भाई साहब ने जो ऊपर पहले बताया था वो कनेक्ट हो रहा है उन सब चीजों से कि नहीं। जब उनसे आप लोग जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यह क्या हो गया, पहला क्या है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह क्या है राजस्थान में है, यह भरतपुर में स्थित है। यहाँ पे भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से इसे प्रसिद्ध है। हाँ, यह प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये भरतपुर पश्चिम बिहार के बारे में प्रश्न पूछा है 2022 में, ये आरटीजेसीओ का प्रश्न है, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है या कहाँ होता है, वहां प्रवासियों के द्वारा कैसे इसलिए महत्वपूर्ण स्थल है, तो यह राजस्थान में है, ठीक है। इसे भी 1985 में मनाया गया। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, क्या है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह कहाँ है असम में है, ठीक है। यह भी 1985 में है और यह असम में स्थित बाघ रिजर्व है, ठीक है, जो भूटान सीमा पर अवस्थित है। किस पे भाई, तो यह सीमा पे स्थित है। अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे कि जो मानस नदी है, जो वहां पे मानस नदी है, ठीक है, हाँ इसमें लिखा है कि नहीं मानस नदी, हाँ मानस नदी लिखा हुआ है, ठीक है। ये मानस नदी देख लीजिएगा कि मानस नदी भूटान सीमा पर जो स्थित, भूटान सीमा जो मानस नदी है वह किस सीमा से होकर भारत से आगे बढ़ रही है या गुजरती है, या भारत वाली क्या कहते हैं कि नदी के बारे में पूछ लिया तो मानस नदी लगा दीजिएगा सीधे आग बंद करके। भूटान सीमा को पर स्थित या आसपास जो भी कुछ भी पूछे इर्द गिर्द तो मानस नदी लगा दीजिएगा। जैसे योरलुंग ज्यात्सो एक नदी पूछा था ना, चीन सीमा या इनको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा है, ठीक है, 2021 में आरटीजेसीओ में। उसी प्रकार से यह भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह दुर्लभ स्वर्ण लंगूर और बाघों का निवास स्थान। हाँ, कुछ लंगूर आप देखे होंगे छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे, कहीं आंख उनका नीला होगा और कान उनके, और यहाँ जो जबड़े होते हैं, मुंह के पास जो जबड़े होते हैं वह सोने की तरह चमकदार होंगे, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, दुर्लभ स्वर्ण लंगूर, ठीक है। इसी बाघों का दुर्लभ स्वर्ण लंगूर कहाँ पाए जाते हैं, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, ठीक है। इसे भी इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो दुर्लभ चीजें होंगी तभी तो इसे शामिल किया गया है। देखिएगा विश्व विरासत स्थल जितने भी वहां कुछ न कुछ दुर्लभ चीजें हैं तभी शामिल किया गया है। चौथा क्या है, नंदा देवी फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी किस क्या कहते हैं कि स्थल को कहा जाता है, तो नंदा देवी स्थल को कहा जाता है या नंदा देवी स्थान उद्यान को कहा जाता है। यह कहाँ स्थित है तो भाई उत्तराखंड में, ठीक है। तो इनको भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे जोशीमठ। पहली जो 2000 जब 25 वर्ष हुआ था आरटीजेसीओ में, फर्स्ट टाइम जब 25 वर्ष हुआ था एज 2018-19 में जब पहली भर्ती आई थी 25 वर्ष की, ठीक है, इससे पहले 27 ही थी। तो उस समय जोशीमठ के पास में ही बीएस जोशीमठ के पास एक क्या कहते हैं कि आर्मी का क्वार्टर है और वहां पे पहली दौड़ हुई थी, सबसे पहली दौड़ 25 वर्ष की वहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ मैं भी गया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इन सब क्षेत्रों को अल्पाइन जैव
मतलब यहाँ पे जो पानी होते हैं ना, अगर वो पहाड़े से पानी गिर रहे हैं, ठीक है, उनको जब हाथ में लेंगे, पूरे विश्व के जितने कहीं के भी आप जल पिए, एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, और यह वैज्ञानिक भी बोलता है, ठीक है, वह बहुत लोग खरीदते हैं ना 5,000 6,000 का अल्पाइन वाटर, ये सब खरीदते हैं ना, वहाँ ऑटोमेटिक गिर रहा है, तो वह क्योंकि वह क्षेत्र ही क्या है, दुर्लभ है, ठीक है, वह क्षेत्र ही पूरा क्या है, दुर्लभ है, और वहां पे कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं, फूल पुष्प इत्यादि पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे आपको लेकर आए थे, वो पेड़ पौधे जो जिससे भगवान लक्ष्मण का मतलब जीवित हुए थे, जो सोम रस की लताओं की तरह, वह फूल बहुत बहुत वह जगह बहुत ही, ठीक है, वह क्षेत्र, ठीक है। तो और यहाँ पे एक देवी, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका निर्माण 1988 में हुआ, और फूलों की विविधता को देखते हुए 2005 में इसको मतलब पुनः इसको एक बार शामिल किया गया। क्यों? और एक चीज इसमें देख लीजिएगा कि इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखा नहीं होगा शायद, अल्पाइन फूलों की, जो मैं अल्पाइन वाटर की बात कर रहा हूँ, यह यहाँ कौन सी नदी आती है, जो अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं वह कैसे उत्पन्न होते हैं, मतलब कौन सा ऐसा जल आ रहा है। जब 2005 में इसका पुनः रिसर्च हुआ, तो उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे कौन सी ऐसी जल आ रही है, कौन सी ऐसी गंगा या गंगोत्री या यमुनोत्री से कौन सी ऐसी जल आ रही है कि यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां इतने दुर्लभ। होली गंगा एवं अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम होता, जब आप दर्शन करने जाएंगे, नीचे उतरेंगे तो देखेंगे कि यहाँ दो नदियों का संगम होगा, और अलग अलग कलर की, मतलब अलग अलग प्रकार, और एक नदी और आ रही है अलग प्रकार की है, लेकिन दो नदियां यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नदी कौन सी है? धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, इनको लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक टॉपिक डालकर अपने रफ में, मैंने आपको बोला था ना हर बार रफ कॉपी लेकर बैठिएगा, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे? धौली गंगा और अलकनंदा। दूसरा क्या है? सुंदरवन। सुंदरवन मैंने आपको बताया था, मैंग्रोव वन क्षेत्र, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, और यह किस डेल्टा में क्षेत्र स्थित है? क्षेत्र है तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब यह जो क्या है, यही एकमात्र नदी डेल्टा क्षेत्र है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। यह जो रॉयल बंगाल टाइगर का क्षेत्र है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ठीक है, असम क्षेत्र में, यह जो मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं, यह सबसे बड़ा, अगर पूछे सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। और विश्व का यही एकमात्र नदी डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है। विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर रॉयल बंगाल टाइगर बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भाई है। तो यह इसीलिए, यह भी तो दुर्लभ है, इसीलिए इसको शामिल किया गया पांचवा को भी, ठीक है। और यहीं से ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनती है, गंगा डेल्टा बनती है, ठीक है। इनको भी याद कर लीजिएगा। 1987 क्या कहते हैं, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी जो घाट है ना, पश्चिमी घाट को क्यों शामिल किया गया विश्व विरासत, प्राकृतिक विरासत स्थल में? क्योंकि इसमें 6 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 6 राज्यों में विस्तृत है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल, ठीक है। यह इस पे क्या कहते हैं, यह 2012 में कन्याकुमारी के छोर पर, अंतिम छोर पर, यहाँ पे कुछ चीजें बदलाव देखी, तो इनसे इन सब क्षेत्रों पर क्या हुआ? रिसर्च हुआ, ठीक है। जब रिसर्च हुआ, तो जब इन सब क्षेत्रों पे रिसर्च हुआ, तो इन लोगों को पता चला कि जो भारतीय मानसून है, मतलब पहले यह देख लेते हैं, ग्रेट इंडियन हार्नबिल, मतलब जो प्राकृतिक आवास होता है, जो प्राकृतिक आवास होता है वो थोड़ा बड़ा अजीब है, ठीक है। क्यों अजीब है? क्योंकि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक विश्व विरासत हॉट स्पॉट स्थल है, ठीक है। जो विश्व विरासत का हॉट स्पॉट स्थल है, वह इन सब क्षेत्रों में कई अधिक है,
मतलब अधिकतम मात्रा, कहीं भी कोई चीज अधिकतम होती है, दुर्लभ होती है, तो उन सब चीज को बोलते हैं ना हम लोग, अरे यार यहाँ की ये इस चीज की अधिकता है। तो वह पश्चिमी घाटी के 6 राज्यों में विस्तृत है। उनकी अधिकता किन राज्यों में, मतलब किन राज्यों में सबसे ज्यादा विस्तृत है या विस्तार है, तो 6 राज्यों में है। अगर पश्चिमी घाटी से कुछ भी प्रश्न पूछे कि प्राकृतिक धरोहर स्थल में कौन से राज्य शामिल है, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट के कौन से ऐसे राज्य हैं जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे, ये पूर्वोत्तर हो गया, ये पश्चिमोत्तर हो गया। तो ये पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में जो तमिलनाडु आप देख रहे हैं ना, तमिलनाडु और केरल, केरल के अरबी सागर में केरल के मालाबार तट पे पहली मानसून आती है, ठीक है, और वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु, मतलब लौटते मानसून का सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसको लेते हुए, ठीक है, इसको पश्चिम मत मानिएगा। यहाँ पे कुछ क्षेत्र यहाँ पे जुड़े हैं ना, नीचे है ना एकदम राम सेतु वाला जगह, याद है, तो बीच के चीजों को काटती है, लेकिन फिर भी केरल, तमिलनाडु, इन 6 राज्यों को लेते हुए यह किस पश्चिमी घाटी क्षेत्र में आते हैं। अब तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र आते हैं ना, तो पश्चिमी घाट में हुए ना कुछ क्षेत्र, अगर पश्चिमी घाट तो येगा कि ऊपर भैया बताए थे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र है, नहीं नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे पश्चिमी में आते हैं, ठीक है, इसीलिए इन 6 राज्यों को ठीक है, इस किसके लिए प्रसिद्ध है विश्व विरासत स्थल में, तो यह सबसे बड़ा प्राकृतिक स्थल है, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्थल है। भारत, विश्व का नहीं, सॉरी, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्थल है। कौन से, यह 6 राज्य जो विस्तृत, मतलब पूरा विस्तार में है। इसमें बहुत अलग अलग क्या कहते हैं कि चीजें पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, गुजरात का कच्छ क्षेत्र, मिट्टी इत्यादि लाल रंग की कैसे है। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जल इत्यादि का के नीचे का कुछ चीजें देखेंगे तो वह अलग दिखाई देंगी, मिट्टी अलग दिखाई देगी। वहाँ का जो लाइट हाउस है महाराष्ट्र का, वो भी अलग। गोवा में देखेंगे जो वहाँ के कुछ क्षेत्र हैं वो भी अलग दिखाई देंगे। वहाँ के जो बीचेस हैं, जैसे बियाना बीच, ठीक है, हर्बल बीच, इन सब क्षेत्रों में कुछ अलग चीजें दिखाई देंगी। यह प्राकृतिक है ना, उसमें कोई वैज्ञानिक मतलब कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि जाकर उसे बदल दिया जा सके। अब कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की सबसे बड़ा बीच पाया जाता है भारत का, तो वह भी क्षेत्र अलग है प्राकृतिक। वहीं पे सबसे बड़ा क्या कहते हैं बंदरगाह है, ठीक है, वो आता है जो बंदरगाह मछली वाला, वह सबसे बड़ा है। तमिलनाडु और केरल तो है ही है विश्व विरासत में, उनको पूरे राज्य को ही शामिल कर देना चाहिए, लेकिन है ऐसे क्षेत्र हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र हैं, ठीक है। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मैंने कुछ दिन जो 22 मार्च 2023 को शुरू हुआ था, ठीक है, यह गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में बोल दिया था अचानक से हिमालय से, कि मैं इस पे मैं सोचा था कि बाद में बता, चिपको आंदोलन को हिमाचल बोल दिया था शायद। तो वो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में जब वनों की कटाई हो रही थी वृक्षों के संरक्षण हेतु, तो वहां पे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया कि वह पूरे गांव को लिए और आगे बढ़े और से जीवित से अगर इनको नहीं बचा पाओगे तो फिर तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी अस्तित्व नहीं जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या किया, बढ़ चढ़कर पूरे गांव में गए और बिट्टू के जितने भी अपने आज के गांव में भी बहुत पुराने बोलो कि जो भी इसको बता रहा हूँ घर बनाऊंगा, तो पिंगल बोल देंगे कि अरे लड़के का मुंह काट डाला, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। क्यों पुराने लोग, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे पर्यावरण के संरक्षण करना। तो इसको आंदोलन है 27 को 50 पकड़ूंगा 1973 में नेतृत्व करते थे सुंदरलाल बहुगुणा। अगर मुंह से थोड़ी बहुत इधर उधर चल तो नोट हमारे इसमें देख कर बोल दिया कि यहाँ ये है, कम से कम नोट्स तो दे, ठीक है। हाँ, मैं गारंटी, मेरा जो जितने भी नोट्स है उसमें एक शब्द भी गलत नहीं, और एक भी चीज अगर आपने मतलब याद नहीं किया कि टॉपिक नहीं है तो उसमें आपकी गलती होगी,
आप पेपर में ये टॉपिक भूल गए और बाद में आकर अगर ये पूछ रहे हैं कि भैया ये टॉपिक बताएंगे, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मैं छोड़ूंगा, सारा चीज बताऊंगा, बस आप करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये होगी एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मोहित आवाज कट रही है, कब कभी कटी, फिर से बताओ कहाँ तक सुने। अभी आप बता रहे थे सर, ये टॉपिक टॉपिक कैसे बोल रहे थे, नोट्स उसके नोट्स पहले के क्या बारे में सुने नहीं? हो पूरा, उसके ये पहले क्या तो, सुने हो ये बताओ। हाँ ये तो हो गया था, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके पहले मैंने चिपको आंदोलन के बारे में बताया, वो सुने। हाँ उत्तराखंड में बताया था सर आपने। हाँ हाँ ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर है ना। हाँ सर, कल आपने हिमाचल में नहीं बताया था, वो उत्तराखंड में बताया था, ये सुन गया। अच्छा, मुझे लगा ऐसा कि मैं बताया था इसलिए फिर से क्लियर कर लिया, कोई बात हाँ हाँ नहीं, आपने ठीक है। बताया। हाँ सर। हाँ, आगे चलते हैं। तो जो मैंने बताया कि ये ग्रेट नेशनल हिमालय है, ठीक है, जिले में स्थित है तेंदुआ। तो हिम क्षेत्र है ना, हिम जो क्षेत्र है हिमाचल में, उसमें कुछ अलग प्रकार के हैं, ठीक है, वो दुर्लभ है। वो क्यों दुर्लभ है, तो पानी और वहां के जो क्षेत्र है हिमाचल के, वो मैंने आपको बताया ना, उस सब क्षेत्रों में अगर आप पानी भी पीने पियेंगे, वहां के अगर आपको भूख लगी ना, तो आप और कुछ ऐसे पेड़ पौधे आपको दिखेंगे जो अगर हाथ से ऐसे नोचेंगे ना, और अगर वो हाथ में जल मतलब हाथ में जलन होती है ना, कुछ पेड़ पौधों से काट काटे तो जलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको अंदर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे क्षेत्र हैं भाई हिमाचल उत्तराखंड में। तो यह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश 2014 संरक्षित किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। किस लिए शामिल किया गया, तो कुल्लू जिले में स्थित हिम तेंदुआ तेंदुआ और अल्पाइन वनस्पतियों के लिए। अल्पाइन वनस्पति ये बार बार क्यों आ रहे हैं, अल्पाइन वनस्पति ऐसे होते हैं जो जड़ी बूटियों बनाती हैं, जो आयुर्वेदिक के लिए, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह दुर्लभ है, वह पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे आपको अल्पाइन वनस्पति या अल्पाइन जड़ विश्व धरोहर में शामिल किया। अब यूनेस्को क्या करती है कि वहां अपने टीम को हर वर्ष, कमी तो नहीं हो रही है, इसको बढ़ोतरी करो, उन पौधों को बढ़ाओ, कैसे बढ़ेंगे उस पर रिसर्च करो। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब जंगल, गीले नदी, नदी डेल्टा, धरोहर स्थल, वन्य सजीव संरक्षण, ये आपके पढ़ने के लिए है। और इसमें मतलब ये भी टॉपिक ऊपर का ही है कि यह क्यों शामिल किया, विश्व विरासत स्थल में क्यों शामिल किया गया, वह टॉपिक्स मैंने 4 बिंदुओं में लिख दिया था। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है भैया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह कब से कब हुआ, याद कर लीजिएगा, किसके लिए प्रसिद्ध है, स्थापना क्या कब हुआ, विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है, पश्चिमी घाटी का क्या है, इन सभी चीजों को याद कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट जो पिछले वर्ष पेपर में पूछे हैं उनको यहाँ मैं लिखा हूँ। दो अभी 6-7 साल में जितने भी प्रश्न पूछे हैं क्या कहते हैं, इससे वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के टॉपिक से, उनसे उनका यहाँ टॉपिक में लिखा हूँ, ये देख लीजिएगा। ठीक, यह निष्कर्ष है पढ़ने के लिए आपको। आगे चलते हैं, अब देखेंगे कि अधिनियम और संरक्षण की स्थिति या चुनौतियां या नीतियां क्या हैं भारत में, किसको लेकर, तो वन्य जीव संरक्षण को लेकर। ठीक है, वन्य जीव, भारत में वन्य जीव संरक्षण की परियोजना बहुत आई, कितनी आई, बहुत आई, जिसमें लाल पेंडा के लिए भी आई, कस्तूरी मृग, मैंने बताया था हिरण के बारे में, कई प्रकार के, कस्तूरी मृग परियोजना आई 1970 में। यह कहां पर पहले लागू हुआ था, जो कस्तूरी मृग परियोजना है 1970 में केदारनाथ अभ्यारण्य में लागू हुआ था, उत्तराखंड। ठीक है, फिर गिर सिंह परियोजना आई, यह 1972 में लागू हुआ, गिर अभ्यारण्य जूनागढ़ गुजरात में। ठीक है, फिर बाघ परियोजना आई 1 अप्रैल 1973 में, यह किसमें लागू हुआ, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, अभी बता रहा था ना मैं 1973 वाला। तो ऐसे कई परियोजना आते गए हैं। ठीक है, तो उन परियोजना का काम यही है कि कैसे इन्हें
रोके, मतलब इनको संरक्षित करें, इनकी जो मर रहे हैं ये सब, उन सबको कैसे रोकें, ठीक है। तो उनके लिए भाई हमारे संविधान में भी तो कुछ संवैधानिक चीजें होंगी, जो आगे हम लोग फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ेंगे या भारत का संविधान पढ़ेंगे ना, जो लोग बोलते हैं कि अरे संविधान इतना ज्यादा दे दिया है, इतना ज्यादा कुछ नहीं दिया है। ऊपर के जो टॉपिक्स हैं, उन्हें टॉपिक में जो कितने संशोधन हुए हैं और किन किन चीजों को संरक्षित या नीतियां लागू करने के लिए एक्ट आई हैं, कब कब, उन्हीं से ही प्रश्न पूछता है। जो लोग पिछले वर्ष बोल रहे थे कि बहुत कठिन पेपर था, कुछ नहीं हुआ, इन्हीं केवल पाठ्यक्रम से था, पाठ्यक्रम से इतर था ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा देख लीजिएगा। तो पहला क्या है, भारत वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, पर्यावरण में इसको बारे में बताया हूँ, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, तो नेशनल पार्क्स हो गए और वन्य जीव हो गए, और यह 6 अधिनियम के तहत आते हैं। और किस किस कौन से अनुसूची में शामिल है, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2, ठीक है। इसमें क्या सूचीबद्ध किया गया, तो जितने भी वन्य जीव प्रजातियां हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है कि उन पर अगर कोई शिकार करता है तो उनको जेल हो जाएगी, सीधा जेल हो जाएगी, क्योंकि ये सब चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, ठीक है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, इसको तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, 2000 में इसे संशोधित करके इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, ठीक है। अगर आपके भारत में, सुनिए, अगर आप किसी को घर बुलाएं और घर बुलाने के बाद आप कहें कि यहाँ पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हम खाना खिला देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वह सामाजिक स्तर पर ठीक न लगे तो आप क्या करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं, कुर्सी रखते हैं, इन सब चीजों को रखते हैं कि हाँ थोड़ी व्यवस्थित चीजें रखें। उसी प्रकार से जब हम भारत को कहीं रिप्रेजेंट करते हैं अलग राष्ट्र में, ठीक है, राष्ट्रमंडल क्षेत्र में, तो हम अपने भारत को कैसे प्रेजेंट करेंगे कि हमारे यहाँ शिकार होते हैं, हमारे यहाँ जानवर की भी इज्जत नहीं की जाती है, गोली मार दी जाती है। इसीलिए इन संरक्षण अधिनियम और एक्ट को लागू किया जाता है, ठीक है। ये समझ गए क्यों लागू किया जाता है। अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके बारे में भी मैं पिछले बताया हूँ, पिछले टॉपिक में। तो इसमें किस किस जैसे प्रदूषण न फैले, ठीक है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कि प्रदूषण न फैले, उस प्रदूषण जैसे जल में प्रदूषण न फैले कि जलीय वन्य जीव, जलीय जो जंतु हैं वह न मरे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया कि जो जलीय जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनकी मृत्यु ना हो, जैसे प्लास्टिक फेंकना, बॉटल फेंक देना, कुछ खा रहे हैं तो फेंक देना, ठीक है, यह जल में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। और यही वायु में नहीं करना चाहिए, जो कारखाना इत्यादि बन रहे हैं, जो जल में उनकी मल इत्यादि जा रहे हैं और उनके धुएं से जो वायु में प्रदूषण हो रहा है, जैसे गैस त्रासदी के बारे में हमने बात किया था मध्य प्रदेश के। तो इन सब चीजों को एक अधिनियम के तहत रोका गया कि भाई इन सब चीजों को नहीं करना है, ठीक है, यह संवेदनशील है। इससे क्या हो सकता है, इससे हमारी जो भूमि है वह प्रदूषित हो सकता है, हमारी जो जल है वह भी प्रदूषित हो सकती है, हमारी जो वायु है वो भी प्रदूषित हो सकता है। और ये किसके अंतर्गत आया, जैसे मैं बायोवर्सिटी के बारे में बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पे है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, ईएससी के क्षेत्र में रखा गया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको सेंसिटिव, संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है, वह किसके अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम में आते हैं। फिर तीसरा क्या है, वन अधिकार अधिनियम 2006, ये फॉरेस्ट राइट्स है। मतलब जैसे आप सोचते हैं ना कि मेरा मूल अधिकार है, मेरा मौलिक कर्तव्य, मतलब मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है कि मैं कहाँ बोल सकता हूँ, कहाँ स्वयं को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बोलते हैं ना आप लोग, अरे मेरा मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है, मेरा मूल कर्तव्य है कि मैं ये चीज करूँ, मैं अपने हिंदुत्व को बचाऊं, मैं अपने धर्म को विस्तार करूं, मैं अपने मंदिरों को बचाऊं। सब लोग चिल्लाते हैं ना, वो क्यों होता है, तो भाई जब आप चिल्लाते हैं तो आपके शहर में रहने वाले जीव जंतु क्या हैं, उनके अंदर मतलब जीवन नहीं है, उनको आप मार देंगे, तो उनके भी कुछ अधिनियम होते हैं भाई, उनके भी कुछ राइट्स हैं, ठीक है, जो संतुलन बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो वह किसके अंतर्गत, वन अधिकार में आता है। इसमें वन अधिकार में बहुत सारी चीजें आएंगी, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे कि आदिवासियों के बारे में, ठीक है, प्रजातियों के बारे में, कितने गोंड जाति होंगे, ये प्रजाति हो गए, अंडमान निकोबार में जो प्रजाति पाई जाती हैं, उन सब क्षेत्रों के बारे में जब मैं, एक छोटा सा टॉपिक है बताऊंगा, जब मिट्टी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी जलोढ़ मिट्टी हो गई, रेगुड़ मिट्टी है, काली मिट्टी हो गई, तो उसी में मैंने एक टॉपिक ऐड कर दिया है कि क्या कहते हैं, प्रजातियां, ठीक है, जाति एवं प्रजाति, तो वह किसके अंतर्गत आती है और कौन कौन से मुख्य प्रजातियां हैं, जातियां हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। लेकिन वह वन के क्षेत्र में भी तो आएंगे, उन जैसे
जातियों को संरक्षित किया जाए। अंडमान निकोबार के जो वहाँ के प्रवासी क्षेत्र में जो रहने वाले जो हैं लोग, उनको संरक्षित किया जाता है, उनकी कमी हो रही है ना। तो भारत सरकार ने अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वहां पे एक अधिनियम लाया कि इनको संरक्षित किया जाए भाई, उनको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उन्हें आपस में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वहां पे प्रदूषण इत्यादि बहुत मना है, बहुत सारी चीजें मना है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अधिनियम आते हैं वन अधिकार के क्षेत्र में। तो जो फॉरेस्ट राइट्स हैं उनको लागू किया गया, मतलब आया, संरक्षित किया गया, फिर से लाया गया 2006 में, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैव मंडल के बारे में मैं अभी ऊपर बात किया, जैव मंडल रिजर्व, ठीक है, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल रिजर्व के बारे में मैंने बात किया था ना। उसी के उसके अंतर्गत एक अधिनियम आता है, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। यह क्या करता है कि जैव मंडल रिजर्व को संरक्षित करता है, ठीक है। इसी के बारे में मैंने कल पर्यावरण में भी बताया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। तो यह इसमें भी लागू, एनबीए इसमें भी लागू होता है। तो यह जितने भी अधिनियम पारंपरिक हैं उनको क्या कहता है, उपयोग, मतलब उसमें क्या करता है कि संशोधन करके सुरक्षा पे बल देता है, कि प्रयास करता है कि उनको कैसे रोक सके, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ इस एक्ट को याद कर लेना है, और किस लिए करता है, क्या कार्य है, इस अधिनियम के क्या कार्य हैं, इनको याद कर लेना है। भारतीय वन अधिनियम 1927, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। इसके पहले मैंने क्या बताया था, ये वन अधिकार अधिनियम, ठीक है, यह इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह तो पहले से ही है 1927 में, यह तो 2006 में आया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या संरक्षित किया गया, भारतीय वन अधिनियम, देखिए कोई भी संविधान को बदला नहीं जा सकता है, जो पुराने अधिनियम है उनको ऐड कर दिया जाता है इसमें, इसको संशोधित करके 44वें 42वें सुने होंगे कि इस संशोधन में, इस संशोधन में इसमें ये चीज ऐड किया गया, इस एक्ट को ऐड किया गया, बस यही होता है। तो भारतीय वन अधिनियम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। संरक्षित वन, अधिसूचित वन, अधिसूचित वन और सामुदायिक वन, ठीक है। इनको आप लोग देख लीजिएगा कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में कौन चीजें आती हैं, ठीक है। दूसरा हो गया परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर, सुने होंगे 1973 उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल ये सब क्षेत्रों में जो चिपको आंदोलन के आसपास और उन क्षेत्रों में जो सारी चीजें लागू हुई थी, उसमें उसी समय एक प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, ठीक है, 1973 में। तो इस परियोजना के तहत जितने भी अभ्यारण्य हैं या उद्यान हैं, उसमें जितने भी टाइगर हैं उनको रिजर्व किया गया था। यह 2025 का डेटा है, जो आज भारत में 53, ये जो है नोट से लेटेस्ट है, मतलब अपडेट कर दिया गया है, ठीक है, करंट को भी जोड़ दिया गया है। तो यह आज भारत में कितने हैं, 53 से अधिक बाघ अभ्यारण्य हैं, और बाघ रिजर्व के लिए उपयोगिता जितनी भी होती है उन सब क्षेत्रों में शामिल किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो पिछला मैंने सारी चीजें टाइगर के बारे में बताया उनको ऐड कर लीजिएगा, उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न पूछता है तो प्रोजेक्ट टाइगर बस रख लीजिएगा। अगर सही बताएं तो प्रश्न जो पूछता है प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ, कब लागू हुआ, 1973, यही पूछ सकता है। और या ये पूछ देगा कि टाइगर रिजर्व के लिए कौन से एक्ट आए, तो कौन सा एक्ट आया, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो रट ही डालिए आज ही, ठीक है। यह इनके जो प्राकृतिक आवास हैं उनके बारे में मैंने बताया था ना, उसी प्रकार से इनके जो सुरक्षित करने के लिए आवास बनाया गया। और मैंने एक चीज बताया था, वन तारा, ठीक है, तारा जो रात में है रिलायंस वाला, उसको पढ़ लीजिएगा, वो करंट का है, उसमें कई हाथियां अभी अलग अलग प्रकार की आई हैं, उसको एक वीडियो बस देख लीजिएगा 20 मिनट का यूट्यूब पे। ये हो गया। अब 7वां हो गया रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भारत से अधिक आर्द्र भूमियों के, आर्द्र भूमि जानते हैं, नीचे की जो भूमि होती है उसमें नमी होती है, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक। मैंने पहले ही मैंने इन्वायरमेंट और क्लाइमेट कंडीशन और वेजिटेशन, वनस्पतियां जो पढ़ाते वक्त में ही बोला था कि इसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो तो एक दिन का टॉपिक है, पूरा 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग 1.5 घंटा इसे खींच के ले गए, ठीक है। तो ऊपर की चीजें से कनेक्ट करिएगा जितने भी अधिनियम है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये 2006 में लागू हुआ। यह किस लिए लागू हुआ? तो अवैध जो शिकार कर रहे थे, अवैध तस्करी, मैंने कल बताया था ना, चंदन की लकड़ी की अवैध क्या कहते हैं तस्करी कर रहे थे, वो पुष्पा भाऊ जो ने कर करके पूरा चीन जापान में बेच दिया। भाई ऐसे ही अगर अवैध तस्करी करके लोग बेच देंगे तो भारत में रहेगा क्या? तो उनको संरक्षण करने के लिए यह एक्ट अधिनियम लागू होते हैं। ठीक है, ये चीजें होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं। ये हो गया आज का इकाई 1। इकाई 1 में हमने पढ़ा जियोग्राफिक रीजन्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, मतलब भौगोलिक स्थिति एवं उसके निहितार्थ क्षेत्र, ठीक है, एवं स्थिति। फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्लाइमेट कंडीशन, मतलब जलवायु परिस्थितियां, ठीक है, 1 2 3। पहला हो गया जियोग्राफिक रीजन्स एंड इट्स इम्प्लीकेशन, मतलब भौगोलिक क्षेत्र और उसके निहितार्थ, एक टॉपिक 1 का। फिर ख हो गया क्लाइमेट कंडीशन, मतलब जलवायु परिस्थितियां। तीसरा क्या हो गया? इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण, ठीक है। चौथा क्या हो गया? वेजिटेशन, मतलब भारत की वनस्पतियां और उसके प्रकार, ठीक है। पांचवा क्या हो गया? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, मतलब भारत की वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव, ठीक है। ये 5 टॉपिक इकाई 1 का 5 टॉपिक हो गया, ठीक है। अब इकाई 1 पर ही आप इकाई 1 कल तक आपको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। परसों संडे को टेस्ट होगा प्रॉपर तरीके से, लगभग 200 प्रश्न, 200 क्वेश्चन का। इसके इन सभी का स्टडी मटेरियल में पीडीएफ आज शाम तक किसी भी हालत में अपलोड हो जाएगा। अब सुनिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, लिख लीजिए। पहली, करंट। सबके पास कॉपी पेन है ना? दोबारा ये वीडियो देखकर मत लिखना, अभी लिखो सभी लोग। क्या लिखना है? करंट के किन करंट ऐसी चीज है ना कि अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ चीजें याद ही नहीं होती, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसको कैसे पढ़ेंगे भाई करंट की चीजों को? उसके लिए 3 किताब ले लीजिए। 3 किताब मतलब एक 80 रुपए की आएगी, एक 70 की आएगी, एक 100 की आएगी, हो सकता है, बस ऐसे ही हो। लेकिन आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट है। एक आई दृष्टि, क्या? आई दृष्टि। आई दृष्टि किसकी है? घटना चक्र की है। किसकी है आई दृष्टि? घटना चक्र। आई दृष्टि किसकी है भाई? घटना चक्र की। यह 100 रुपए की आएगी। यह 1 वर्ष का सूचकांक होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है करंट के लिए? दूसरा है स्पीडी का सूचकांक। क्या है? स्पीडी का सूचकांक 2025। स्पीडी का सूचकांक 2025, ठीक है। यह करंट के लिए 2 किताबें होंगी और यह इनफ है आपके लिए। यह एक चीज होगी। और एक चीज, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही सही है, ठीक है। वह आपके लिए पूर्ण उपयोगिता, मतलब पूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार, और आप जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनके लिए पूर्ण है। लेकिन आपको लुसेंट का सामान्य ज्ञान एक बार तो परीक्षा से पहले पढ़ ही जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा व्यक्तिगत आपके लिए है कि भाई आप लोग इतना कर लें। नोट्स से तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, पूरा याद कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन फिर आपको अधिकतम जानकारी हो और समय भी आपके पास अभी 2 महीना है, मई जून अप्रैल मई है ना, जून में एग्जाम है ना, तो 2 महीना तो है, तो ये कर लीजिएगा लुसेंट। और एक सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्यूब तो सब लोग चलाते हैं, यूट्यूब पे रामानंद सागर का रामायण है। क्या है? रामानंद सागर का रामायण है। अगर, और वी आर चोपड़ा का ये महाभारत है। अगर पर डे आप 4 एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, तो 4 गुणे 60 दिन ले लेते हैं, तो 40 एपिसोड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर 4 एपिसोड देख रहे हैं या कभी 3 एपिसोड भी देख लिए तो 30 एपिसोड हैं महाभारत के और 79 एपिसोड हैं रामायण के। 80 इसको ले लेते हैं और 120 उसको, मतलब 200। 60 दिन में 200 नहीं देख पाएंगे एपिसोड। इससे क्या होगा? आपको नाम याद हो जाएगा। जनक के क्या कहते हैं कि
जनक के जो पंडित जी जो क्या पुरोहित जो थे उनका नाम क्या था, जैसे सतानंद, और भगवान राम जो उनके दशरथ के जो क्या कहते हैं कुलगुरु थे, उनका क्या नाम था, ठीक है, वशिष्ठ। और फिर शिक्षा गुरु अलग थे, जैसे वशिष्ठ थे राम और चारों भाइयों के, लेकिन अस्त्र शस्त्र के गुरु थे विश्वामित्र। इन सब चीजों को कैसे आप समझेंगे, ठीक है, एक कहानी से रिलेट करना होता है ना, तो आप कहानी देखे रहेंगे तो वो दिमाग में आ जाएगा ऑटोमेटिक, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। और हाँ, किसी अन्य का नहीं देखना है। जो आप लोग देख रहे हैं, अरे थोड़ा सा इसमें मजा नहीं आ रहा है, दिलचस्प, 1.2x में देख लो भाई, अगर 25x में थोड़ा स्पीड में रहेगा, समझ में आएगा। तो ऐसे देख लो, एकदम स्लो ही क्यों देखना है कि हाँ कुल गुरु श्री आश्रम में गया, ऐसे चलता है। लेकिन आप लोग उसको 1.5 में या 1.2x में देख लो, ठीक है, इन सब चीजों को देख लेना। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि मैं जब दूसरा पाठ्यक्रम चालू करूंगा दूसरे पेपर का, तो ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिक वो चीजें रामायण महाभारत की समझ में आएंगी, प्लस उसमें पुरानी जो कहानियां चलेंगी, जैसे गीता कहाँ से आया, और जैसे महाभारत के बारे में अगर पढ़ेंगे, वो सब चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा जो हम लोग का पांडित्य कर्म का जो टॉपिक है, धर्म भाग है, वैदिक भाग है, इन सबको तो हम समझ लेंगे अपने आप से, क्योंकि उसमें पढ़ाएंगे और उससे प्रश्न उत्तरी होगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो परंपरागत से हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं है, जो पूजा पाठ कराएंगे, इसमें चार लोग सभी लोग हैं, हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो सभी करा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो मैंने ये चीज बताई, ये चीज नियमित रूप पर डे करिए। करेंट का जो लेकर आएंगे बुक, वह पर डे 2-3 पेज पढ़ना है, ठीक है। और करंट पढ़ा कैसे जाता है, जैसे पहला पेज है, ठीक है, पहला पेज उठाएं, करंट का खोल लिए, ठीक है, अब एक पेज पढ़ डालें, ठीक है। स्टिकी नोट्स जानते हैं, जो लाल पीला हरा काला कलर का होता है, ठीक है, उसको खरीद लीजिएगा और एक जेल पेन रखिएगा अपने पास, ठीक है, एक जेल पेन और वो स्टिकी नोट्स। अब पहला पेज पढ़ें, इसमें आपको इंपॉर्टेंट नजर आया कि प्रधानमंत्री ने कल्की धाम का उद्घाटन 2024 में यहाँ किया था, संभल में। अब स्टिकी नोट्स पे वही लिखिए और यहाँ चिपका दीजिए पहले पेज में। फिर दूसरा पेज उठाइए, यह मैं अपने पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। अब दूसरा मैं क्या करता हूँ कि इस पेज को पढ़ा, इसमें जो 3 टॉपिक मुझे समझ में आया, जो मुझे याद करना है, उसको मैंने स्टिकी नोट्स पे लिखा और यहाँ चिपका दिया। मुझे इसको दोबारा थोड़ी पढ़ना है, एक बार ही करंट पढ़ा जाता है, 50 बार थोड़ी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब तीसरा पेज मैंने उठाया, अब इसमें देखा कि हाँ भारत और रसिया या भारत या रूस या भारत अन्य किसी देश के साथ एक एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज किया, उसको मैंने स्टिकी नोट्स पे लिखा और यहाँ चिपका दिया। अब ऐसे इन तीनों पेज सभी पेजों पे चिपका दिया। अब जब मैं यह पहली बुक कर लिया, पहली बुक का कंप्लीट कर लिया, पूरा पढ़ के और चिपका दिया, दिमाग में कुछ घुसा नहीं, लेकिन हाँ मैंने पढ़ लिया और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे चिपका दिया है। अब यह किताब समाप्त हो गई। अब दूसरा करंट का उठाएंगे, फिर वैसे ही करेंगे। अब देखिए आपका एक प्रॉपर नोट्स बन गया, ठीक है। अब आपको करंट उठाना है, जब एग्जाम के 15 दिन पहले, 15 दिन पहले ही करंट पढ़ना है, अभी से तो केवल एक बार पढ़ के वो स्टिकी नोट्स चिपका लेना है। जब 15 दिन बाद दोहराना है तो केवल पेज पलटना है। क्या करना है, ऐसे पेज पलटना है, हाँ इस पर ये लिखा था, इस पर ये लिखा था, इस पर ये, बस इंपॉर्टेंट है, याद करके खत्म। ये होता है स्मार्ट स्टडी। तो उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज भूले ना, हो गया। तो आज इकाई 1 समाप्त हो गया और आप सभी को राम राम। किसी को कोई प्रश्न है? कौन हैंड रेज किया है? समीर बोलो। भैया एग्जाम डेट का कुछ आगे का प्रोसेस है क्या बढ़ने का? नहीं, म्यूट करो। देखिए जो आप लोग का एग्जाम है, अपने जेसीओ में नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, लेकिन अग्निवीर के बाद ही हम लोग आते हैं, ठीक है, क्योंकि अग्निवीर सबसे अधिक है, उनको सबसे पहले दिया जाता है। तो जून ऑनवर्ड्स लिखा है अग्निवीर के नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो जून में फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा अग्निवीर का, ठीक है, या मई के लास्ट वीक में। तो हम लोग कम से कम सेकेंड वीक में आएंगे। तो सेकेंड वीक स्टार्ट होगा 7 से 8 जून से। तो इतना मान के चलिए कि 10 जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा।
इतना मान के चलिए, इतना हम तो कह रहे हैं आप और पहले 1 जून ही मान के चलिए। अरे आप इतना प्रिपेयर रहिए कि आज मैं इतना तैयारी कर रहा हूँ, कल को उस टॉपिक जितना मैं पढ़ा उस टॉपिक पे अगर कल ही एग्जाम हो तो मैं पास हो जाऊं, इतना करके चलिए। पर डे 6 घंटा स्टडी करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जून में एग्जाम होगा, ये तो कर लीजिए, बाकी जो भी होगा मैं आगे बताऊंगा। हाँ समीर, फिर क्या दिक्कत है, बोलो। भैया एग्जाम जो डेट रहेंगे ये भैया, फॉर्म भी मेरा भरा नहीं भैया, 10 दिन मेरा कम हो गया उम्र। 10 दिन 17 कम दिन। हो गया, 17 दिन। ठीक है, मैं वो तुमसे पर्सनली बात करूंगा, मुझे फोन करना शाम को। बाकी किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर राम राम महादेव सभी को।